हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं त्यागपत्र उपन्यास का भाग 2। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझको समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एकाएक सूनापन भी बहुत मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। बड़ी बड़ी मूछें थी और उम्र ज़्यादा मालूम होती थी। डील डॉल में खासे थे। मुझे यह पीछे मालूम हुआ कि उनका यह दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल से आई, मेरे लिए कई तरह की चीज़ें लाई थी। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। पर मैं उन वस्तुओं को देखने को इतना उत्सुक नहीं था। मैं चाहता था कि बुआ मुझसे बातें करे, जैसे पहले सुख दुख की बातें करती थी। वैसे अब भी बतावे कि जिस ससुराल से वह आई है वहाँ उनका क्या हाल रहा। चेहरे का रंग उतरा सा क्यों है। अनमनापन क्यों आजकल उनकी तबीयत में रहता है। बुआ मैं वही प्रमोद हूँ। देखो मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तुम कहकर देखो तो मैं तुम्हारा सब दुख समझ लूँगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ। जो तुझे दुख देता है उनकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज वीज नहीं देखनी। बुआ मेरी इस प्रमोद को अपने मन का कुल हाल नहीं बताओगी। बिना बोले मैं उन्हें यह सब कुछ कह देना चाहता था। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीज तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है। मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई। बोली, यह तू कैसे बोल रहा है, क्या हुआ है तुझे। मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है। मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसे अब नहीं मानती हो। बुआ को शायद यह बात छू गई। बोली, कैसा बोलता है रे, पहले जैसा नहीं मानती हूँ तो भला कैसा मानती हूँ, पराया मानती हो। यह सुनकर अस्तब्ध भाव से वह मुझे देखती रह गई। खिंचकर अपनी गोद में मुझे लिटा लिया। बोली, प्रमोद सच्ची सच्ची कहूँ तो मैं ही पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए मैं पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा। बड़ी उत्सुकता से ऊपर उनके मुख की ओर देखता रहा। कहना चाहता था कि तुम्हारा काम नहीं करूँगा तो प्रमोद बनकर मैंने यह जन्म पाया क्यों है, करेगा। यह प्रश्न सुनकर तत्परता से उनकी गोद से उठ बैठा। अभी करूँगा बुआ, कहो। वह कुछ देर एकाटक मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव में मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने तब उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं ज़रूर करूँगा। शीला के यहाँ जाएगा। जाऊँगा, जाकर क्या करेगा। मैं असमंजस में उनकी ओर देखता रह गया। वह बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं। उसके बाद मानोहट पूर्वक अपनी लाई हुई चीज़ें मुझे दिखाने लगी, और चीज़ों में एक बंदूक भी थी। वह बहुत पसंद आया। बुआ ने पूछा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है। मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारा करूँगा, कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूँ। मारना क्या है होता है। क्यों रे, तू जानता है। जानता हूँ, मरकर आदमी मर जाता है। मैं मर जाऊँ तो क्या करेगा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, वह बिल्कुल ठीक बात नहीं। वह मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता। बड़े मज़े में मर सकता हूँ। बुआ को यह बात बिल्कुल मालूम नहीं है कि मैं किस आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं, पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता, जीऊँगा ही नहीं। लेकिन मैं हूँ, तब तक देख लूँगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज़ एक कागज़ देकर मुझे शीला के यहाँ भेज दिया गया।
मैंने शीला मैं शीला को जानता था। उनके कोई बड़े भाई हैं, यह मैं नहीं जानता था। कागज़ उन्हीं के हाथों में देने को कहा गया था। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब यह कागज़ उन्हें दिया तब उसे लेकर वह मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए थे, मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से अपने पास बिठाकर चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया और तरह तरह की खाने की चीज़ें दी। शीला भी मुझको अच्छी लगती है। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज़ आया करूँ। शीला के भाई ने एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी। फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। बड़े बहादुर हो तुम। यह कहकर धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, यह कागज़ अपनी बुआ को ही देना है ना? कागज़ मुझे अपनी माँ को भी देने को कहा जाता तो भी मैं बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए। कहा, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। 7th क्लास, खूब। प्रमोद, जाकर कहना मैं अभी 1 महीने यहीं हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं 1 महीना यहीं हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं जो खत लिखा था वह लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज़ मोड़कर दे दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोलकर देखा। उनके अक्षर मुझे बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसे सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माय डियर मुझे इतना अच्छा लिखा हुआ मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक अपने पत्रों के माय डियर को मैं वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उनको खोलकर तभी पढ़ने लगी। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह पढ़ती रही। यह भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त वह पास खड़ा है। काफ़ी देर के बाद उन्होंने वहाँ से आँख हटाई, खत को धीमे धीमे तह किया और मुझको देखा, मानो उस वक्त मुझे वह पहचान नहीं रही हो, मानो सब भूल गई थी कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबूझ भाव से मुझे देखकर मानो वह कुछ नहीं कर रही, जाने कौन कर रहा है। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने अब कुछ कुछ जगत को पहचाना। थोड़ी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तू वहाँ कभी मत जाना। तुझको जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी को कोई खत लाने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं कुछ नहीं समझा था। वह बोली, इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, मैं जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है। मेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है कि दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच मैं नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उसकी हर क्षण भर में होकर उसकी क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन में पीड़ा बहुत घनी हो गई थी। मन में होता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं, कि उनका जी हल्का हो जाए और नहीं तो उनके गले लगकर फूट ही पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी 1 महीना यहीं है और वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने कहा, जाकर यह शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कॉल झूठा नहीं होता। बुआ ने यह ऐसे कहा मानो अभी काफ़ी नहीं हुआ है।
अभी तो और भी पक्के तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसा हालात में मरना ही होगा, कुछ भी अन्य सोचना विचारना ना होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आ जाएंगे और वह उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित नहीं मालूम होती थी। ज्यों-ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाहें कुछ बंधती सी जाती थी। जहाँ देखती वहीं देखती रह जाती थी, जैसे सामने उन्हें कुछ दिखता नहीं हो। सब भाग्य दिखता है और वह भाग्य चिन्हा नहीं आता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हो कि मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या। अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात में बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनबिछे तख्त पर बैठी थी। मुझसे बोली, प्रमोद मैं कल चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दाब रहा, दबाता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं हो। सुनकर मेरी ओर उनकी दृष्टि बंद गई। कुछ रुककर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ाते हैं, मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा। मैं क्या न ले आता। उन्होंने कागज़ पर अंग्रेजी में एक नाम लिखकर दे दिया। मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ गया, पर उस पुर्जे को लेकर तो जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमकाकर बोले, यह क्या है। बुआ से दवाई मंगवाई है। दवा? हाँ दवा। उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई ने आगे कुछ नहीं कहा, जोर जोर से कमरे में इधर उधर टहलने लगे। कागज़ तुर मुड़ कर उनके हाथों में चिंदी हो गया। उस कागज़ की चिंदी पर उनकी चुटकी शक्ति से कस गई। ऐसे ही उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव होने लगे। कुछ देर के बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई यह सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्र भाव से वह बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख नहीं सकता हूँ प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवाई नहीं लीजिएगा? उन्होंने मेरे मुख पर मानो ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दबी कागज़ की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उस छोटे कागज़ के हजारों टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको कुड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा, यह है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज़ फूफा आए। मेरा मन उनकी तरफ खुला नहीं, ना उन्होंने ही मुझसे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफ़र की सब सुविधा का प्रबंध कर दिया। बुआ को तरने कष्ट ना होगा। यहाँ से जगह 300 मील की ही तो थी। मोटर में जाएंगे, ना हुआ तो रास्ते में 2-1 जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले जगह जगह हैं। पिताजी निश्चिंत रहें कि फूफा हमारी बुआ को जरा भी किसी तरह की तकलीफ ना होने देंगे। पिता ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन? फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन्हें तकलीफ़ किसी किस्म की ना होगी। पिता ने कहा, उनकी तबीयत जरा। फूफा ने बताया, यहाँ की आबो हवा किसी कदर जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के आइडियल महीना है। गुलमर्ग की हवा वह है कि अगले रोज़ फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा ले गए। थैंक यू फ्रेंड्स।